तो लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का रण भी खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीट पर मतदान हुआ। यूपी में 8 सीट पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 91 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आज के दिन वोटिंग की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। यूपी में सबसे ज्यादा अमरोहा में वोटिंग हुई है। इस चरण में मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल चुनावी मैदान में थे। अगर बात वोट प्रतिशत की जाए तो इन सभी 8 सीट पर एक नजर डाल लेते हैं। तो अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में करीब 61.89% मतदान हुआ है, लेकिन 2019 के चुनाव में 71.01% मतदान यहां पर हुआ था। यानी करीब 10% कम मतदान अमरोहा में भी हुआ है। मेरठ की बात कर ली जाए, यहां 54.62% वोटिंग हुई। 2019 में 64.26% मतदान यहां पर हुआ था। यानी पिछली बार के मुकाबले यहां पर भी लगभग 10% कम वोट पड़े हैं। बागपत की बात करें तो बागपत में इस बार 5 बजे तक 52.74% मतदान हुआ, लेकिन 2019 के चुनाव में यहां पर 64.64% मतदान हुआ था। वहीं गाजियाबाद में इस बार करीब 48.21% वोटिंग हुई, जहां पिछली दफा यानी कि 2019 में 55.86% मतदान हुआ था। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो आज करीब 51.6% मतदान हुआ है। यहां पर पिछले चुनावों में 60.49% मतदान हुआ था। बुलंदशहर में भी कुछ यही स्थिति। यहां इस बार 54.34% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 62.49% मत पड़े थे। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में इस बार 54.36% मतदान हुआ, लेकिन पिछले चुनाव में 61.64% मतदान हुआ था। और अब बात सबसे हॉट सीट की कर ली जाए। मथुरा में इस बार महज 46.96% मतदान, लेकिन पिछले चुनाव में यहां 61% वोटिंग हुई थी। हालांकि आपको बता दें कि ये वोट प्रतिशत फाइनल नहीं है, अभी इसमें अपडेट आना बाकी है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लेकिन दूसरे चरण की बात करते हैं अगर, तो वोटिंग के बाद अब बात करते हैं यूपी की उस लोकसभा सीट की जहां पर अब भी प्रत्याशियों का इंतजार बाकी है। वो सीट है अमेठी और रायबरेली, जहां पर अभी भी कैंडिडेट के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। चेहरा तो फाइनल हो चुका है। बीजेपी अमेठी में चेहरा फाइनल कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए तो वहां चेहरा फाइनल हुआ, लेकिन फाइनल मुहर अब तक नहीं लगी है। क्योंकि दूसरे चरण में वायनाड में भी वोटिंग हो रही थी और राहुल गांधी वायनाड में रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। और अब खबर है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में आ सकती हैं। फिलहाल फाइनल फैसले का इंतजार है। और खबर यह भी है कि नामांकन से पहले दोनों अयोध्या दौरे पर जाएंगे, जहां पर राम मंदिर में दर्शन और पूजन का कार्यक्रम भी तय माना जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कई सारी अटकलें हैं। माना यह जा रहा कि अयोध्या का रुख हिंदू वोटर्स को साधने की रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि राहुल पर राम विरोधी का आरोप पहले से ही लग चुका है। वैसे में जब वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो हिंदू वोटर को साधने की भी कोशिश करेंगे। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि अमेठी और रायबरेली को लेकर विपक्ष की रणनीति आखिर है क्या। वायनाड में वोटिंग खत्म हो चुकी है। वायनाड में राहुल गांधी की किस्मत लॉक हो चुकी है, तो अब याद उत्तर प्रदेश की आई है। राहुल गांधी को लेकर जो अटकलें चल रही थी वो दूसरे चरण के बाद खत्म होने वाली हैं, क्योंकि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के मैदान में अपना गढ़ बचाने की तैयारी में है। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। नामांकन से पहले अयोध्या में दर्शन करेंगे। दोनों भाई बहन रामलला की पूजा करेंगे। हालांकि वो किस दिन अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में मत्था टेकेंगे, इसको लेकर पूरी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इस संभावना पर सीएम योगी ने जरूर हमला बोला है। और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। कांग्रेस राम मंदिर का असर अच्छे तरीके से समझ रही है।
हिंदी बेल्ट में राम मंदिर का मुद्दा पिछले कई चुनावों में हावी रहा है। ऐसे में अब जब भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो ऐन वक्त में अमेठी और रायबरेली में नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस एक बड़ा संदेश देना चाहती है। लेकिन राम के साथ राहुल की इस अटूट डोर ने अप्रैल में सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रभु के दरबार में चुनाव के वक्त जाते हो और चुनाव में गठबंधन करते वक्त सनातनी को गाली देते हो। यहाँ कितने लोग हैं जो राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, है ना? राम भक्त वो जो हर समाज के साथ न्याय करे, राम भक्त वो जो बड़ों का, महिलाओं का सम्मान करे। इससे पहले भी स्मृति ईरानी ने दावा किया था कि राहुल गांधी वायनाड में मतदान के बाद अमेठी आएंगे, जातिवाद के नाम पर विभाजित करने के साथ ही मंदिर मंदिर जाएंगे। राहुल गांधी उस दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचने वाले हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांग्रेस का एक भी नेता मौजूद नहीं था। कांग्रेस ने राम या राम मंदिर का विरोध तो कभी नहीं किया, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़कर इसका विरोध जरूर किया था, जो बीजेपी के लिए 24 का चुनावी मुद्दा अब तक बना हुआ है। राहुल गांधी तो खुद डर करके भाग गए, केरल भाग गए। अब केरल में जब कम्युनिस्टों है, अब फिर खोज रहे हैं जगह, ये रमखुदैया बन जाएंगे, न इधर के रहे सनम न उधर के रहे। इंडी गठबंधन उन लोगों का है जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू का पानी लाल लाल किया था, राम भक्तों की छाती को गोलियों से छलनी किया था। तो अब ये देश की जनता को नहीं छल सकते, देश की जनता जाग चुकी है। और आपने उन्नाव की सड़कों पर जनसैलाब को देखा था, वो जनसैलाब क्या कह रहा है इसका आप अनुमान लगा सकते। राहुल प्रियंका राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, अभी तो दर्शन करने जा रहे हैं, दंडवत करके जाएंगे, नाक रगड़ेंगे। अब राहुल गांधी राम मंदिर जाते हैं या नहीं, अमेठी से पर्चा दाखिल करते हैं या नहीं, रायबरेली से फिर एक बार गांधी परिवार मैदान में उतरता है या नहीं, ये तमाम कयास तो बात की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अमेठी राम मंदिर और राहुल का ये मिश्रण अगले कुछ दिनों तक अखबारों की सुर्खियां जरूर बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की कर लेते हैं। बृजभूषण सिंह को दिल्ली कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। बृजभूषण सिंह की और जांच वाली याचिका, बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर अब 7 मई को फैसला सुनाया जाएगा। 7 मई को अदालत की ओर से फैसला आएगा और इस खबर के साथ ही कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह की दावेदारी को एक झटका लग सकता है। बृजभूषण सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है। कैसरगंज में बीजेपी नए चेहरे पर दाव लगा सकती है। बृजभूषण की जगह पत्नी या बेटे को टिकट मिल सकता है। हालांकि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन ये बात तय है कि जल्द ही कैसरगंज से प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। इस बीच बृजभूषण ने अपनी तैयारी इलाके में पूरी कर रखी है और उनका मीडिया से यही कहना था कि हमारी तो तैयारी पूरी है, इंतजार पार्टी के फैसले का है। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कि आपके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, आप क्या परेशान हो आप? यूपी की कैसरगंज सीट जो इस बार काफी चर्चा में है, क्योंकि इस बार प्रत्याशी चयन में बीजेपी को काफी वक्त लग रहा है। लेकिन इस बीच कैसरगंज से मौजूदा सांसद और कैसरगंज से बीजेपी के प्रबल दावेदार बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की कोर्ट से बृजभूषण सिंह को झटका, आरोपों की और जांच करने की थी याचिका। केस में आरोप तय करने का रास्ता साफ। बृजभूषण पर 7 मई को आरोप तय होगा। अदालत के इस फैसले से बृजभूषण शरण सिंह की चुनावी उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है, क्योंकि बृजभूषण सिंह 2 दिन पहले खुद को कैसरगंज के दावेदार बता रहे थे। पार्टी ही तय करेगी प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन उसमें मैं एक दावेदार हूँ, लेकिन पार्टी को तय करना है प्रत्याशी कौन होगा, और जो भी प्रत्याशी होगा बड़ी दमदारी से चुनाव जीत करके जाएगा। कैसरगंज में भाजपा मजबूत है और हमारी पार्टी इस बात को जानती है, और टिकट का जो विलंब है
हो सकता है कि पार्टी की कोई रणनीति, और उसमें एक कारण ये भी है कि पार्टी को पता है कि जब भी प्रत्याशी घोषित होगा कैसरगंज लोकसभा में, सबसे अधिक मतों से जीत करके कैसरगंज की जनता अपने प्रत्याशी को भेजेगी, यानी कि भाजपा की विजय निश्चित है। कैसरगंज से, गोंडा से जिस तरीके से बृजभूषण शरण को लेकर 7 मई को फैसला आना है और अभी वहां पर टिकट भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो भाजपा क्या इस पर विचार करेगी? न्यायालय, हमारी आस्था, हमारा विश्वास देश की न्यायपालिका में है, लेकिन पार्टी का निर्णय, हमारी पार्टी सारे पहलुओं पर विचार करके निर्णय करेगी। अदालत के फैसले के बाद अब लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भी कट सकता है। खुद बृजभूषण शरण सिंह के तेवर भी इसके संकेत दे रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों टिकट के सवाल पर कहा भी था कि जो भगवान राम चाहेंगे वही होगा। यही नहीं, उनका कहना था कि पार्टी ने अब तक दूल्हा तय नहीं किया है, लेकिन जिसे भी उतारा जाएगा वो बड़ी जीत हासिल करेगा। उनके बयान में जिसे भी उतारा जाएगा से ये अर्थ निकाला गया था कि शायद अब वो अपने अलावा परिवार के ही किसी सदस्य को लड़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में लोकसभा चुनाव के बीच संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक, ये मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों की जब बात आती है तो प्राथमिकता अल्पसंख्यकों को और विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए। अब मनमोहन सिंह के इसी वीडियो का आधार बनाते हुए पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक सभी ने कांग्रेस पर हमला किया है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र का जब बीजेपी ने एक्सरे किया तो मुस्लिम आरक्षण और तुष्टीकरण की सियासत हावी हो गई। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुसलमानों पर एक कथित बयान को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर मनमोहन सिंह का एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस की नीतियों की जमकर आलोचना की। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. बीजेपी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसके साथ लंबा चौड़ा मैसेज भी लिखा है। पार्टी ने दावा किया है कि ये वीडियो 2009 का है और इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक होने की बात कह रहे हैं। वीडियो पर बीजेपी ने कहा, हमारे दावे गलत नहीं है, मुसलमानों को हर मामले में तरजीह देना कांग्रेस की स्पष्ट नीति का सबूत है। वीडियो में मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि जब कभी भी देश के संसाधनों की बात आती है तो अल्पसंख्यकों, विशेषकर गरीब मुसलमानों का हक सबसे पहले होना चाहिए। गरीब मुसलमानों को देश के संसाधनों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी देश के संसाधनों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिस पर कांग्रेस को अब सांप सूंघ गया है। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का भी बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा SC, ST, OBC के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को देने की है। कांग्रेस की SC, ST और OBC के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश के राजनीति का तालिबानीकरण करने के पर उतारू हो रखे हैं। देश के अंदर माओवादी दुष्प्रवृत्ति को जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं और पर्सनल कानून के नाम पर देश की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की संपत्ति पर जो इनकी कुदृष्टि लगी हुई है, इसलिए ये मुद्दे आए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में रिलेवेंट हैं। यानी खास धर्म के लिए कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर चुनाव के दूसरे चरण के बाद ही बीजेपी सामने ला चुकी है और बता रही है कैसे देश के संसाधनों के बंदरबाट की साजिश की जा रही है, कैसे मुसलमानों के लिए कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में जब जब चुनाव आते हैं ईवीएम पर खूब सवाल उठते हैं। जब जब कोई पार्टी हारती है ईवीएम पर जरूर ठीकरा फोड़ती है। लेकिन आज दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो बातें कही, उसने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर दी है। आज वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसे समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं होगी, 100% वीवीपैट मिलान नहीं होगा, वोटर वीवीपैट की पर्ची नहीं ले जा सकता। पर्ची को बैलेट बॉक्स में डालने की याचिका खारिज की जाती है। सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन सील रखा जाएगा। तो दूसरे और तीसरे नंबर का प्रत्याशी जांच की मांग कर सकते हैं। नतीजे घोषित होने के 7 दिन के अंदर ही जांच की मांग करनी होगी। जांच के वक्त प्रत्याशी और उसके प्रतिनिधि मौजूद रह सकते हैं। जांच की मांग करने वाले प्रत्याशियों को जांच का खर्चा देना होगा। धांधली पाए जाने पर प्रत्याशी को खर्च वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर धांधली नहीं पाई जाती है तो वही प्रत्याशी खर्च करेगा। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। SC में वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज। वीवीपैट की 100% पर्चियों का नहीं होगा मिलान। बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से होगा मतदान। 45 दिन तक सील रहेगी सिंबल लोडिंग यूनिट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो याचिकाएं अब खारिज हो चुकी हैं जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी और वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती की मांग की गई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ें आंकी हैं, आंकलन किया उनका और उसके बाद उसके हिसाब से उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने सब चीज़ों को पूरे सोच विचार करके ही फैसला दिया होगा। 2 दिन चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने अदालत में सारे संदेह दूर किए। हर चीज पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता। संदेह के आधार पर ही आदेश नहीं जारी कर सकते। संवैधानिक संस्था के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने यह भी बात कही कि सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सील रहने दिया जाए और अगर किसी उम्मीदवार को ईवीएम में गड़बड़ी का संदेह होता है और वो वेरिफिकेशन की मांग करता है तो सारा खर्चा उसे ही उठाना होगा। इस दौरान अगर ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो सारा खर्चा वेरिफिकेशन की मांग करने वाले उम्मीदवार को वापस किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेरिफिकेशन की मांग नतीजों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर लिखित रूप से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन है, इसे ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही इसमें छेड़छाड़ संभव है और ऐसा ही चुनाव आयोग पहले भी कहता आया है। EVMs are 100% safe, 100% sure, we know now. जाहिर है अब उन सवालों पर विराम जरूर लग जाएगा जो सवाल विपक्ष की तरफ से ईवीएम की अविश्वसनीयता पर उठाए जा रहे थे।
इधर ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि बैलेट पेपर वाला वक्त नहीं लौटेगा। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर सीधे हमला बोला और कहा कि आज मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। और इसी के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला एक ब्रेक के बाद भी जारी है, इसलिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।